नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है आजाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन में ही आजाद हिंद फौज का योगदान क्या रहा और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार से जुड़े, इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर हम बातचीत इस प्रकार से करेंगे कि आपके यूपीएससी प्री में कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो आजाद हिंद फौज है, लेकिन आजाद हिंद फौज के साथ साथ में एक आजाद हिंद फौज को जो पॉपुलैरिटी मिली है वो तब मिली जब इसके साथ सुभाष चंद्र बोस जुड़े। तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि थोड़ा सा मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊं, जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो थोड़ा सा हम एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है थोड़ी सी सुभाष बाबू के बारे में करते हैं। सुभाष बाबू का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, इतना बड़ा योगदान कि वास्तविकता में राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनको महत्व मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल सका। लेकिन आज जब हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं और उनके योगदान को पहचान चुके हैं, तो हमें निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत अच्छी तरह से यूपीएससी प्री के पॉइंट से तैयार करना चाहिए। और यहां से एग्जाम में प्रश्न इसलिए बन सकता है कि वर्ष 2018 में आजाद हिंद सरकार की 75वीं जयंती मनाई गई। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम जो है वो बदला गया है, जिसमें से एक का नाम सुभाष चंद्र बोस और उनकी थीम के आधार पर रखा गया है। इसलिए आजाद हिंद फौज के साथ साथ हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर सुभाष बाबू के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो बेसिकली बंगाली थे और उनका जन्म उड़ीसा में कटक में हुआ था। तो सबसे पहले तो उनका जन्म जो है वो 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था। आप कहोगे सर कि आपने कहा कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो यस, उनका जन्म बंगाल में हुआ था। पहले कटक जो है वो बंगाल का ही हिस्सा था, बाद में बंगाल से अलग करके ही एक अलग प्रांत बना। 1936 में उसका नाम हो गया उड़ीसा। मतलब जिस समय सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उस समय उड़ीसा किसका भाग हुआ करता था? बंगाल का। बंगाल से ही अलग करके 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना। और कटक को आपको जानते हो कि केंद्रीय चावल अनुसंधान परिषद जो है वो कटक के अंदर है। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। उस समय जिस समय का जन्म हुआ उस समय उड़ीसा बंगाल का भाग हुआ करता था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही आता था। बंगाल से बना 1912 में बिहार और 1936 में उड़ीसा बना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 23 जनवरी को हम किस रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में कटक में हुआ था और 23 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकी दास बोस थे। जानकी दास बोस, और ये भी माननीय वकील थे। साथ ही साथ सुभाष बाबू के पिताजी जानकी दास बोस बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनके परिवार का बंगाल की राजनीति से जो रिश्ता था वो बहुत पुराना था। वे बंगाल के मानवीय राजनीतिज्ञ थे, इसलिए एक अच्छे समृद्ध परिवार में जन्म लेने और संघर्षशील व्यक्तित्व होने के कारण सुभाष बाबू की आरंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो कटक के बाद उनकी कलकत्ता में हुई। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वे
आईसीएस भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए लंदन चले गए। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक किया और उसके बाद 1920 में वो आईसीएस में इंडियन सिविल सर्विसेज में उन्होंने चौथी रैंक पूरे उस समय के ब्रिटिश बीपीएससी के अंदर प्राप्त की, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। और लेकिन सिविल सेवा में फोर्थ रैंक होने के बावजूद उस समय कलेक्टर का पद बहुत बड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, इस कारण से उन्होंने जल्दी ही सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि वे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए उसमें सबसे अधिक प्रेरणा जो उनको मिली वो प्रेरणा उन्हें गांधी से मिली। मतलब उनके जो प्रेरणा स्रोत थे राजनीति में, उनके प्रेरणा स्रोत जो है वो गांधी जी थे। और ध्यान रखना आगे चलकर गांधी जी के कारण ही वे कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन यहां पर एक बिंदु आप और ध्यान रखना कि सुभाष बाबू के गुरु जो है सीआर दास थे। उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा चित्तरंजन दास, जिनको हम कहते हैं सीआर दास। सीआर दास उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ये बिंदु भी आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, सुभाष बाबू का जन्म 1897 23 जनवरी को कटक उड़ीसा में हुआ था। उस समय उड़ीसा बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस एक मानवीय वकील थे और बंगाल विधान परिषद के वे सदस्य भी रहे थे। उसके बाद उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत गांधी रहे, लेकिन उनके आरंभिक गुरु जो है वो सीआर दास थे। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद कुछ कारणों से दिसंबर 1921 में उनको जेल हुई। वो पहली बार जेल हुई अपनी पूरी लाइफ में। वो 11 बार जेल में गए और काफी लंबा वक्त जो है सुभाष बाबू का जेल में गुजरा। सुभाष बाबू का लंबा वक्त जो है वो जेल में गुजरा। लेकिन ध्यान रखना, आज हमारे लिए वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी नौकरी को छोड़ दिया, और नौकरी भी वो उस समय सिविल सेवा में सर्वोच्च पद पर थे। यहां पर आप देखो कि दिसंबर 1921 में जब वो जेल में गए और उसके बाद जब वापस रिहा होकर आए तो बिहार के गया अधिवेशन के बाद, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई उसमें कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आता है, क्योंकि सीआर दास उनके पॉलिटिकल गुरु थे। इसलिए यहीं से सीआर दास और गांधी के बीच में एक अनबन शुरू होती है और आगे चलकर यही अनबन सुभाष बाबू और गांधी जी के बीच में हुई। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना कि 1923 में 1923 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता मेयर बने। और ध्यान रखना, कलकत्ता जो लंबे समय तक अंग्रेजों की राजधानी था, अंग्रेजों का पॉलिटिकल सेंटर था, और वहां पर कलकत्ता के अंदर सुभाष बाबू का एक प्रकार से मेयर बनना अंग्रेजों को खुल्ला चुनौती थी। सुभाष बाबू द्वारा सरकारी सेवा को छोड़ना भी एक प्रकार का ब्रिटिश को चैलेंज था। इसलिए जब भी मौका मिला अंग्रेज सुभाष बाबू के पीछे पड़े रहे। मतलब सुभाष बाबू ने निजी जीवन के अंदर भी खुल्ला अंग्रेजों को चैलेंज किया था। इसी प्रकार अक्टूबर 1924 में कुछ मामलों में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कब? अक्टूबर 1924 के अंदर। अक्टूबर 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें म्यांमार, जिसका नाम आज म्यांमार है, उस समय नाम बर्मा था, बर्मा की मांडले जेल में उनको बंद कर दिया गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में उनको बंद कर दिया गया था। और मांडले जेल में लंबे समय तक बंद रहे। 1927 के अंदर 1927 के अंदर वे मांडले जेल से रिहा हुए और रिहा होने के बाद 1927 में उन्होंने एक और नई पार्टी की स्थापना की। वो जिस नई पार्टी की स्थापना 1927 में करते हैं उसे कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। उसको हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस
लीग के नाम से उसको जाना जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक बार आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने देखा कि 1923 में 1923 में वो कलकत्ता के मेयर बने। अक्टूबर 1924 में उनको गिरफ्तार करके मांडली जेल में रखा गया। 1927 में वो रिहा हुए और रिहा होने के बाद में उन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की उसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से जाना जाता है। तो ये बिंदु यहां तक क्लियर होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। उसका परिणाम ये रहा कि सुभाष बाबू धीरे धीरे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर बन गए। जब सुभाष बाबू कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर बने तो इसी क्रम में आप लोग ध्यान रखना, इसी क्रम में 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, उस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस बने। उस समय उनकी लोकप्रियता कांग्रेस में सबसे ऊपर थी। वे कांग्रेस के एक युवा और एक बहुत दमदार नेता के रूप में उभरे और उनका एक साल का जो हरिपुरा अधिवेशन का जो कार्यकाल था वो बहुत ही शानदार था, जिसमें कांग्रेस में पहली बार दो समकक्ष नेता एक साथ उभर के आए और वे थे सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर सुभाष बाबू और गांधी जी के बीच में इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, बल्कि नेहरू और गांधी के बीच में अच्छी ट्यूनिंग थी, जिसका नकारात्मक इंपैक्ट जो है वो सुभाष बाबू के करियर पे पड़ा। 1939 में 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो बेसिकली त्रिपुरी में हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो त्रिपुरी में हुआ। और ध्यान रखना, जब त्रिपुरी में हुआ तो सुभाष बाबू ने फिर एक बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। जब सुभाष बाबू ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की तो उसी समय कांग्रेस में कुछ अन्य लोगों ने कहा कि चुनाव होना चाहिए और गांधी जी ने कहा कि यस, चुनाव होना चाहिए। उन्होंने नेहरू का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन नेहरू ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद मौलाना आजाद का नाम है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि सुभाष बाबू के सामने हार हो सकती है। इसलिए आगे चलकर त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया के बीच में चुनाव होता है। पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें काफी अच्छे मतों से सुभाष बाबू ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। और यहां पर गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी पर्सनल हार है, और यहीं से अनबन और उनके बीच की खाई और अधिक बढ़ गई। और ऐसा माना जाता है कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सहयोग सुभाष बाबू को नहीं मिला और गांधी के साथ भी उनके रिश्ते इतने बेहतर नहीं रहे, तो उन्होंने मई 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी की स्थापना उन्होंने की, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। मतलब उन्होंने मई 1939 में जिस नई पार्टी की स्थापना की उसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहां तक मैंने आपको बताया। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी वो पार्टी कहीं ना कहीं एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी। तो अब देखिए, जिस समय सुभाष बाबू का कैरियर अपने चरम पर था, उस समय उन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी के सहयोग की आवश्यकता थी तो गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी का प्रॉपर सहयोग उनको यहां पर नहीं मिला। अब एक बार हम वैश्विक तस्वीर देखते हैं कि मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी है, और मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब 3 महीने बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। मतलब आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक होता है। तो सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस समय सुभाष बाबू कांग्रेस में नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना कर दी थी, जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यहां पर कांग्रेस में न होते हुए भी सुभाष बाबू ने गांधी से कहा कि गांधी जी, ये मौका है कि हमें पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझे हुए हैं और हम उन्हें
बेहतर तरीके से मात दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी ने सुभाष बाबू की इस बात को नहीं सुना। अब सितंबर 1939 में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया और 3 सितंबर 1939 को जब लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय सेना को, ब्रिटिश भारतीय सेना को युद्ध में शामिल कर लिया, तो इसका जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्त विरोध किया और कहा कि आप एक गुलाम देश को किस प्रकार दूसरे गुलाम देश की आजादी के लिए युद्ध में शामिल कर सकते हो, और फिर भी आप अगर भारत को युद्ध में शामिल करते हो तो कम से कम सत्ता हमारे हाथों में सौंपिए। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने एक बात नहीं सुनी और भारतीय सेना को युद्ध में शामिल कर दिया। और इसी के बाद कांग्रेस की 28 माह पुरानी 8 प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस भी ब्रिटिश सत्ता के विरोध में उतर आई। जिस समय कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रही थी, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने भी यह कहा कि पूरे देश में अंग्रेजों की खिलाफत करके हमें मौका है कि हमें आजादी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन चूंकि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के मध्य भी एक मतभेद था, एक मनभेद था, यहां पर सुभाष चंद्र बोस को जब मौका नहीं मिला, तब उन्होंने कलकत्ता के अंदर ही अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। और उनका विरोध का एक बहाना था, क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें अंग्रेजों का विरोध तो करना ही करना है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और कलकत्ता में हॉलवेल मेमोरियल बनाया हुआ था। आपने हॉलवेल का नाम सुना होगा, जो ब्लैक हॉल घटना का एक चश्मदीद गवाह था। उन्हीं जो ब्लैक हॉल इवेंट में जो लोग मरे थे, उन्हीं की याद में ये हॉलवेल मेमोरियल बनाया हुआ था। तो सुभाष बाबू ने उस हॉलवेल मेमोरियल को हटाने के लिए कलकत्ता में आंदोलन किया, ताकि इस बहाने वो ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर सके। लेकिन इसके कारण सुभाष बाबू को ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले आपको कहा कि सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों को कोई ना कोई बहाना चाहिए था। अब जैसे ही सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, यह घटना दिसंबर 1940 की है। मतलब दिसंबर 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके कलकत्ता में एक जेल में डाल दिया जाता है। दिसंबर 1940 में सुभाष बाबू को कलकत्ता में एक जेल में बंद कर दिया जाता है, और जैसे उनको जेल में बंद किया जाता है, वे 7 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। इससे सुभाष बाबू का स्वास्थ्य गिरने लगता है। जब उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, तो अंग्रेजों ने उनको वहां से रिहा कर दिया और उनको अपने ही घर में कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। देखिए आप, सुभाष बाबू का वर्चस्व कितना था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें वापस रिहा करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सुभाष बाबू को एक उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। जब उनके घर में नजरबंद कर दिया, तो ध्यान रखना, यहां पर एक घटना होती है, और वो क्या कि सुभाष चंद्र बोस ने बहुत चालाकी से एक अफगानी पठान, उनके एक मित्र थे और वो अफगानी पठान थे, उस अफगानी पठान की वेशभूषा धारण करके, उस अफगानी पठान का नाम जियाउद्दीन था। अफगानी पठान का नाम जियाउद्दीन था। उस जियाउद्दीन के वेश को धारण करके, एक लंबी दाढ़ी रख करके, और वे अपने जिस घर में उनको नजरबंद किया गया था, वहां से वो बाहर निकल जाते हैं। ये घटना जो है 17 जनवरी 1941 की है। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में जिस घर में नजरबंद किया हुआ था, जिसके बाहर पुलिस लगी हुई थी, वहां वे अपने दोस्त जो उनसे मिलने आता है उसका वेश धारण करके और वहां से वो निकल जाते हैं। और देखो आप, हिम्मत देखिए कि सुभाष बाबू वहां से निकलते जब हैं, तो कलकत्ता से पहुंचते वो पेशावर। कलकत्ता से सुभाष बाबू पहुंचते पेशावर, और पेशावर में उनकी एक व्यक्ति मदद करता है जिसका नाम था भगत राम तलवार। पेशावर में
भगत राम तलवार के नाम से था, वो उनकी मदद करता है और वो सुभाष बाबू को पेशावर से काबुल पहुंचा देता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो काबुल किसकी राजधानी था, तो काबुल था अफगानिस्तान की। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी था, वो वहां पर पहुंच जाता है। अब बेसिकली काबुल तक नहीं, उनको और आगे जाना चाहिए था और काबुल से वो जाते हैं किस जगह पर, मास्को। और मास्को किसकी राजधानी थी, तो मास्को बेसिकली रूस की राजधानी थी। मास्को रूस की राजधानी थी और सुभाष बाबू रूस पहुंच जाते हैं। उस समय रशिया का राष्ट्रपति स्टालिन था। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब वे भारत छोड़ करके अफगानिस्तान होते हुए मास्को जाते हैं तो उस समय किसके पासपोर्ट पर, किस फर्जी पासपोर्ट के ऊपर वो वहां से निकलते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर एक इटालियन था आर्लिंडो मेजेंटा। आर्लिंडो मेजेंटा की पासपोर्ट पर वे पहुंचते हैं, कहां पर, मास्को। मास्को जब वो पहुंचते हैं तो ध्यान रखना जो सुभाष बाबू थे उनका झुकाव वामपंथ की ओर था, लेफ्टिस्ट थे वो, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका झुकाव वामपंथ की ओर है, तो इसलिए वो साम्यवाद की ओर झुकाव होने के कारण वो पहुंचते हैं सोवियत संघ। और सोवियत संघ से वो ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए ब्रिटेन के खिलाफ आजादी के लिए। लेकिन कहते हैं कि उसी समय जर्मनी जो है वो सोवियत संघ पर हमला कर देता है, और जर्मनी जब सोवियत संघ पर हमला कर देता है तो सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ जाता है, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में आ जाता है। इस कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मास्को अर्थात सोवियत संघ छोड़ना पड़ता है और वो सोवियत संघ से पहुंचते हैं जर्मनी। उस समय जर्मनी राजधानी बर्लिन थी, तो वो कहां पहुंचे, बर्लिन पहुंचे। और बर्लिन पहुंचने के बाद वे जो है हिटलर से बातचीत करने के लिए हिटलर के जो निकटतम सहयोगी थे उस निकटतम सहयोगी से बातचीत करते हैं, और हिटलर का निकटतम सहयोगी था रिबेनट्रॉप। उस रिबेनट्रॉप से बातचीत करते हैं। किससे बात करते हैं, रिबेनट्रॉप से, कि आप हमारी मुलाकात हिटलर से करवाइए। और हिटलर से मुलाकात के बाद सुभाष बाबू बहुत खुलकर उनसे बात करते हैं कि आप भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो और हमें ब्रिटिश ने अपना गुलाम बना रखा है, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि हिटलर से सुभाष बाबू से हिटलर बहुत अधिक प्रभावित था, इसलिए उनकी बात को वो बहुत अच्छी तरह से सुनता भी है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे तभी वो बर्लिन से रेडियो के माध्यम से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित भी करते हैं। और क्या कहते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पर ध्यान रखना, जर्मनी पहुंचने के बाद जर्मनी ने जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी फोर्स जो है हमारी यूरोप गई थी, और यूरोप में जहां जहां गई आरंभ में जर्मनी ने उनको बंदी बना लिया। तो यहां पर सुभाष बाबू ने उनको रिहा करने के लिए भी मांग की। जब सुभाष बाबू उनकी रिहाई की मांग करते हैं तो वहीं पर सुभाष बाबू उन हमारे सैनिकों को मिलाकर जर्मनी के अंदर एक सेना बनाते हैं। उस सेना का नाम था फ्री इंडियन लीजेंड। उस सेना का नाम क्या था, फ्री इंडियन लीजेंड के नाम से, जिससे मुक्ति सेना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, एक तो होगी आजाद हिंद फौज, वो अलग है। जर्मनी के अंदर सुभाष बाबू हमारे भारतीय सैनिकों को मिलाकर एक सेना का निर्माण करते हैं। उस सेना का नाम फ्री इंडियन लीजेंड था। और ये जो सेना है ये बेसिकली बनी कब है, मई 1942 के अंदर, जब सुभाष बाबू किससे मिल लेते हैं, हिटलर से। तो कहीं ना कहीं उनका हिटलर के साथ में अच्छा तालमेल था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि हिटलर की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि हिटलर भारत का सहयोग कर भी देता है और अगर जर्मनी जीत गया तो भारत पर नियंत्रण भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वहां से उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और जर्मनी से वो पहुंचे जापान। सुभाष बाबू जर्मनी से जापान पहुंचते हैं, क्योंकि दूरी राष्ट्रों में 3 देश थे, जर्मनी, जापान और इटली।
और उस समय वास्तविकता में अगर भारत की साइड के अंदर दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में हकीकत में ब्रिटिश की नाक में कोई दम किए हुए था तो वे जापानी थे। इसलिए सुभाष बाबू जापान पहुंचते हैं। इतना आप याद रखिए कि एक घटनाक्रम ये हो गया, वे जापान पहुंचते हैं। वे जब जापान पहुंचते हैं उससे पहले मैं एक बार इसको वापस रिवर्स करता हूं, और रिवर्स जब करता हूं तो आपको एक चीज और समझनी होगी, और वो क्या, उसको समझने के लिए आप देखिए कि सपोज कीजिए ये भारत है, ये भारत है और ये उस समय का दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये उस समय का दक्षिण पूर्वी एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में यहां पर ये आ गया इंडोनेशिया, ये आ गया मलेशिया, और मलेशिया की यहां पर ये बेसिकली सिंगापुर है, और इस जगह पर हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये मैंने लिख दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आप देखिए यहां पर ये एम मतलब मलय और आई मतलब इंडोनेशिया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर सिंगापुर, इस जगह पर ये था हांगकांग, यहां पर था ये हांगकांग, और इस जगह पर ये था फिलीपींस, यहां पर मान लीजिए आप ये फिलीपींस था, और इस जगह पर यहां पर ये जापान था। तो सबसे पहले आप देखिए कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय भारत से लगभग 70,000 सैनिक जो है वो रवाना किए गए थे दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया में इस साइड में ब्रिटिश ने हमारे 70,000 सैनिकों को साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया में भेजा ताकि वे जापान से लड़ सके। तो हमारी एक फोर्स जो है वो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहां पर गई है, किससे लड़ने के लिए, जापानी से लड़ने के लिए। इधर जापानी इस साइड से आ रहे हैं, और जापानी ने इतना तेज गति से हमला किया कि इस दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन के जो क्षेत्र थे, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, मलेशिया को उस समय ब्रिटिश मलाया कहते थे, मलाया। तो मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग आदि क्षेत्रों पर अंग्रेजों के इन क्षेत्रों पर जापानी नियंत्रण कर चुके थे, और उन्होंने यहां पर मलय के अंदर भी ब्रिटिश सेना को हरा दिया था, और मलय में ब्रिटिश सेना को हरा करके एक भारतीय टुकड़ी को यहां पर बंदी बनाया हुआ था। कहां पर, मलय पे। मलय मलेशिया का पार्ट है। इस साइड में आपको पता होगा एक क्रांतिकारी भागकर जापान आए थे, उनका नाम था रास बिहारी बोस। उनका नाम था रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस ने उस समय वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना रखी थी। कहां पर, जापान के अंदर। तो रास बिहारी बोस ने बना रखी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से, उन्होंने वहां पर यह संस्था बना रखी है। यह संस्था उन्होंने बनाई है 1942 के अंदर, 1942 के अंदर। तो कहते हैं कि रास बिहारी बोस ने जापानियों से बातचीत की और कहा, रास बिहारी बोस ने कहा कि हमारी जो सेना आपसे लड़ने के लिए आ रही है उसकी मजबूरी है, और मजबूरी यह है कि जो भारत है वो ब्रिटिश उपनिवेश है और हमें जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा गया है। हम खुद ब्रिटेन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए और हमारी जो सेनाओं को आपने बंदी बनाए हैं उसको मुक्त कीजिए और उनको मिलाकर एक सेना बनाते हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए। कहते हैं कि रास बिहारी बोस जैसे कुछ क्रांतिकारियों कहने पर जापानी पिघल गए, और दूसरा कहीं ना कहीं जापानियों का यह स्वार्थ भी था कि ये भारतीय सेना भारत संबंधी क्षेत्रों के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी रखती थी। तो यहां पर रास बिहारी बोस जैसे लोगों के कहने पर एक आह्वान हुआ और जापानी सेना की मदद से मलय द्वीप पर, मलय प्रायद्वीप पर जिस भारतीय सेना को इन्होंने बंदी बना रखा था उसी से मिलाकर कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि मलय में जो थी वो यहां पर कौन था, कैप्टन मोहन सिंह, और कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में एक सेना बनती है जिसको हम कहते हैं आजाद हिंद फौज। इसलिए आपसे पूछिए कि आजाद हिंद फौज का
फाउंडर कौन था? तो आजाद हिंद फौज का फाउंडर कैप्टन मोहन सिंह था। हालांकि उसको बनाने में भूमिका किसकी है? रास बिहारी बोस की है। लेकिन अंग्रेजों ने उसका कमांडिंग चीफ किसको बनाया था? तो कैप्टन मोहन सिंह को। अब कैप्टन मोहन सिंह जो भारतीय सेना थी, जो वहां जापानी से लड़ने के लिए गई थी, उसको मिलाकर, उसको संगठित करके और बाकायदा ये सेना ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। कहते हैं कि जिस समय कैप्टन मोहन सिंह जापानियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उस समय जापानियों के साथ उनके कई मुद्दों पर मतभेद थे। कैप्टन मोहन सिंह को ऐसा लगता था कि जापानी कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए वो ड्रिफ्ट जो थी कैप्टन मोहन सिंह के बीच में और जापानी के बीच में वो बढ़ती गई। तो यहां पर कहते हैं कि रास बिहारी बोस ने सोचा कि ये तो ज्यादा लंबी चलेगी नहीं, और इसी दौरान, इसी समय, वापस हम सेकंड एपिसोड को जोड़ते हैं, इसी समय जर्मनी से जापान आ जाते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। वो वहां से, क्योंकि उनको ज्यादा आशा हिटलर से लगी नहीं, तो वो आ जाते हैं जापान से। और यहां पर जब सुभाष बाबू आ जाते हैं, तो सुभाष बाबू भारत में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता जो थी वो देखने लायक थी। तो यहां पर इसी सेना के साथ में 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस जुड़ जाते हैं और यहां पर मदद करते हैं रास बिहारी बोस। कहते हैं कि रास बिहारी बोस ने जापानियों से कहा कि सुभाष बाबू से बेहतर कोई व्यक्ति इस सेना को नहीं संभाल सकता, और सुभाष बाबू अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वे जापानियों के साथ मिल गए। इसलिए आजाद हिंद फौज का पुनर्संस्थापक किसको माना जाता है? तो उत्तर होगा आपका कौन? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष बाबू को। अब सुभाष बाबू जो है आजाद हिंद फौज को संभालते हैं जुलाई 1943 से, जुलाई 1943 में, और इसी आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको मिला, जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई, ये था आपका आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। अब जो आजाद हिंद फौज था, इसका आरंभिक संस्थापक जो है या इसका सैन्य कमांडर जो है, वो बेसिकली कैप्टन मोहन सिंह को माना जाता है। फिर बाद में इसी के साथ में कौन जुड़ गए? तो सुभाष चंद्र बोस जुड़ गए, और ये जुड़े हैं जुलाई 1943 में। इन्होंने कमांड ली, नाम रख दिया INA, इंडियन नेशनल आर्मी। किसका नाम था? आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का। और आजाद हिंद फौज में लगभग कितने सैनिक थे? तो 45,000 के आसपास सैनिक थे। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखना। और जिस समय सुभाष चंद्र बोस इसके साथ जुड़ते हैं, तो कहते हैं कि उन सैनिकों में जबरदस्त जोश आ गया कि अब हमारे साथ में कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू हमारे साथ में है। तो सुभाष बाबू ने क्या किया कि बड़े उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच सेना को दिए और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी समय उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। मतलब इस समय आजाद हिंद फौज की तरफ से जो 3 इंपॉर्टेंट नारे दिए जाते हैं, वो भी सुभाष बाबू की तरफ से देते हैं, जैसे जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बिंदु भी आपको यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखने हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सुभाष बाबू ने जो आजाद हिंद फौज, जिसे INA भी कहा जाता है, के लिए 4 ब्रिगेड की स्थापना की। ये 4 ब्रिगेड कौन सी थी? तो यहां पर उत्तर होगा, इसकी 4 ब्रिगेड थी। जो महिला ब्रिगेड थी उसका नाम था झांसी ब्रिगेड। और ध्यान रखना, जिस समय पूरी दुनिया में महिलाओं की सेना में एंट्री न के बराबर थी, उस समय सुभाष बाबू की सोच को आप देखिए कि उन्होंने झांसी ब्रिगेड की स्थापना की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। और ध्यान रखना, झांसी जो ब्रिगेड थी उसका कमांडर किसको बनाया गया था? लक्ष्मी स्वामीनाथन को। महिला थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, उनको इसका हेड बनाया गया था। इसी प्रकार 3 अन्य जो थी, उसका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड
नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड के नाम से ये 4 ब्रिगेड उस समय थी। 4 ब्रिगेड उस समय थी। और आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर कहां पर था, ये आपसे मैं पूछता हूं। अब आजाद हिंद फौज जो ना, उसने जापानियों की मदद से बहुत तेज गति से म्यांमार पर, मलय द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप पर और इन पर जबरदस्त हमले किए। आप उनकी देखिए ताकत, देखिए कि जिस समय वे ब्रिटिश भारत जो इतना ताकतवर था उससे लोहा ले रहे हैं, और उन्हें पता था कि हम नमक जो है अंग्रेजों को खाते हैं और उनके साथ में हम धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये धोखा नमक के लिए नहीं, ये वतन के लिए है जो उन्हें मंजूर था। अब आप देखिए उसके बाद में अब लेटेस्ट जो घटनाक्रम हुआ है उसके पॉइंट से मैंने आपको बता दिया है। आज हमारा टॉपिक जो था वो था आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। यहां तक तो मैंने बिंदु समझा दी। अब एग्जामिनेशन पॉइंट से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले आजाद हिंद फौज बनाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। तो आपसे पूछे कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। और आजाद हिंद सरकार जो बनी, जो भारत की पहली अंतरिम सरकार थी, जो भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। हालांकि दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश में आजादी के बाद इसको याद ही नहीं किया गया। हम 1947 से याद करते हैं, लेकिन आजादी से पहले ही 21 अक्टूबर 1943 को हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी और इसके पीएम बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट बताऊंगा। और चटर्जी बने इसके वित्त मंत्री। और युद्ध एवं विदेशी मामले सुभाष बाबू के पास में थे। और इसके इस सरकार के प्रधान सलाहकार बने रास बिहारी बोस। देखिए आप, रास बिहारी बोस इस सरकार के प्रधान सलाहकार बने। और ये सरकार कहां पर स्टैब्लिश हुई, तो ये सरकार स्टैब्लिश हुई सिंगापुर के अंदर। स्थापना कब हुई थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुई थी। 21 अक्टूबर 1943 को इस सरकार की स्थापना हुई थी। और जो सिंगापुर में सुभाष बाबू के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार बनी, इस सरकार को कितने देशों ने समर्थन उस समय दिया था, तो ध्यान रखना 9 देशों का सपोर्ट इसको प्राप्त हुआ था। इस सरकार को 9 देशों का, 9 देश कौन से, जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस, मलया, कोरिया, चाइना, इन देशों ने उस समय इस आजाद हिंद सरकार को भारत की असली सरकार मान लिया था। और सरकार कहां स्टैब्लिश हुई, सिंगापुर में। ध्यान रखना, ये एक ऐसी सरकार थी जिसका अपना राष्ट्र नहीं था, बल्कि ये अपने राष्ट्र के लिए कहीं और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, जिसका नाम आजाद हिंद सरकार था, उस आजाद हिंद सरकार के 21 अक्टूबर 2018 को इसके 75 वर्ष पूरे हुए। इसके 75 ईयर्स, इस सरकार के 75 वर्ष कब पूरे हुए, 21 अक्टूबर 2018 को। और 21 अक्टूबर 2018 को जब इसके 75 वर्ष पूरे हुए, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 21 अक्टूबर 2018 को इस सरकार की 75वीं वर्षगांठ बनाई। इसलिए 75वीं वर्षगांठ होने के कारण आपका एग्जामिनेशन पॉइंट से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि 75वीं वर्षगांठ कहां मनाई गई और इसके लिए झंडा कहां से लहराया गया, तो लाल किले की प्राचीर से। किसने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यह बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे ये पूछिए कि जो आजाद हिंद सरकार थी, उसी की जो फौज थी उसे आजाद हिंद फौज कहते हैं। उस आजाद हिंद फौज ने बहुत तेज गति से भारत की ओर बढ़ते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। और उस समय
इस सरकार ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? अंडमान द्वीप का नाम रखा था शहीद, और निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा था स्वराज। तो आप लोग ध्यान रखना, 1943 के अंदर 1943 में जब INA ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने आगे बढ़ते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो इस सरकार ने अंडमान का नाम रखा शहीद और निकोबार का नाम रखा स्वराज। निकोबार का नाम रखा स्वराज। उसके बाद हम आगे बढ़े, और उसके बाद अंडमान निकोबार से आगे बढ़ते हुए ये बहुत तेज गति से म्यांमार पहुंचते हैं, क्योंकि म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं, ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। और आप देखिए, ये वहां से आगे बढ़े और भारत की धरती पर इनकी पहली जीत अराकान के पास में हुई, मणिपुर मिजोरम के पास। मतलब इस जो आजाद हिंद सरकार थी, और उस आजाद हिंद सरकार की जो आजाद हिंद फौज थी, वो आजाद हिंद फौज किस रास्ते से भारत के अंदर घुसती है? तो उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये जो क्षेत्र थे, यहां से वो एंटर करते हैं। लेकिन यहीं से एक दुर्भाग्य शुरू होता है कि अमेरिका सहित मित्र राष्ट्रों ने जापान पर हमले और तेज कर दिए। जब हमले तेज कर दिए और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के 2 प्रमुख शहर थे, उन पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए गए, तो इस आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार का सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली जापानी सरकार ही पस्त हो गई। वो जापानी सरकार ने हथियार डाल दिए, उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिका के सामने समर्पण कर दिए। इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। और कहते हैं कि इसी समय जब एक हवाई दुर्घटना में ताइपे, जो ताइवान की राजधानी है, उसके पास में सुभाष बाबू का हेलीकॉप्टर या उनके पास जो भी प्लेन था वो क्रैश हो गया, और कहते हैं कि उस हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पर बहुत सारे कमीशन अभी तक बनाए गए हैं, और किसी भी कमीशन ने पुख्ता रूप से ये सबूत नहीं दिए हैं कि उस प्लेन हादसे में उनकी डेथ हुई थी। इसलिए आज भी ये एक गंभीर और सोचनीय मुद्दा है कि सुभाष बाबू का निधन कैसे हुआ, या हुआ भी या नहीं, ये भी एक विषय हुआ तो कब हुआ फिर, तो ये बिंदु भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने और आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने किस प्रकार से जान की बाजी लगाकर दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया में किस प्रकार से वो लड़े, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक हमारे लिए हमें सीखना चाहिए कि त्याग और बलिदान की क्या भावना उन्होंने प्रस्तुत की थी। इस बिंदु को अब एग्जामिनेशन पॉइंट से आपके पास में एक प्रश्न और बन सकता है, और वो एक प्रश्न क्या बन सकता है, वो आपके साथ बनेगा कि 21 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री ने एक अंतरिम सरकार की 75वीं वर्षगांठ बनाई। ये सरकार कौन सी थी? उत्तर होगा आजाद हिंद सरकार। और एक आप ध्यान रखना, 21 अक्टूबर ये घटना है 21 अक्टूबर की। उसके बाद 30 दिसंबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की। यहां पर ये पॉइंट आप जरूर याद करना कि 30 दिसंबर 1918 को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार की यात्रा की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले। और नाम क्या किया उन्होंने? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप, और दूसरा नील द्वीप, रॉस द्वीप और दूसरा नील द्वीप, और तीसरा हैवलॉक द्वीप, ये 3 आइलैंड हैं।
पहला रॉस आइलैंड, दूसरा नील आइलैंड और तीसरा हैवलॉक आइलैंड। इसमें जो रॉस द्वीप है उस रॉस द्वीप का नाम रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो रॉस द्वीप का, या रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, SCB। इसी प्रकार से नील द्वीप का नाम भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका नाम रखा है शहीद द्वीप। क्या नाम रखा है? शहीद द्वीप। और ये क्यों रखा है? क्योंकि सुभाष बाबू ने उस समय अंडमान निकोबार का नाम शहीद और स्वराज रखा था। उस याद को पुख्ता करने के लिए, उस याद को प्रमाणित करने के लिए और उनकी यादें अमर रहे, इस बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने 3 द्वीपों के नाम बदले हैं, जिसमें से रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको इसमें याद में रखना है। इसके अलावा मतलब इस पूरे में आप देखोगे तो एक तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन सी पार्टियां स्थापित की हैं, कब कब वो कहां गए, किसके पासपोर्ट पर गए और कब मांडले जेल में गए, कब वो कलकत्ता के मेयर बने, उनके गुरु कौन थे, इसके अतिरिक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका योगदान क्या था, वो कब हिटलर से मिले, किस प्रकार से जर्मनी से वो जापान गए और जापान में किस प्रकार रासबिहारी बोस से मिले, रासबिहारी बोस ने किस पार्टी की स्थापना वहां पर की थी, उसके बाद किस प्रकार से कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित जो आजाद हिंद फौज थी उसका उन्होंने पुनर्गठन किस प्रकार से किया, कैसे 4 ब्रिगेड बनाई, वो 4 ब्रिगेड बनाने के बाद उन्होंने कौन से नारे दिए और नारे के बाद में उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की, उस आजाद हिंद सरकार के मुख्यालय कहां पर थे, हेडक्वार्टर कहां पे बनाए गए और उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 21 अक्टूबर 2018 को उस सरकार के 75वीं वर्षगांठ भारतीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किस प्रकार से उसका आह्वान किया, ये तमाम बिंदु मैंने बताए और उसको लास्ट में करंट से जोड़ करके अपडेट भी आपको कर दिया है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक था आधुनिक भारत का इतिहास का आजाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।